एक बड़े से घर पर दो लोग आपस में हवन कुंड पर बैठे हुए थे। एक तांत्रिक जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर रहा था। उसके मंत्र उच्चारण की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर पर शमशान घाट बना हुआ था। वह तांत्रिक जितनी जोर से मंत्रोच्चारण कर रहा था, हवन कुंड की आग उतनी ही धधकती जा रही थी। वो आग इतनी प्रचंड थी कि कमरे की छत को छू रही थी। सामने बैठा आदमी उस तांत्रिक को एक एक कर सामान पकड़ा रहा था। ताजा इंसानी खून, इंसानी खोपड़ी, एक जिंदा मुर्गा जिसे उस तांत्रिक ने एक झटके में चाकू से काटकर उसका बहता हुआ खून हवन में डाल दिया। और उस हवन की आग और भी ज्यादा धधकने लगी। ये देख उस सामने बैठे आदमी की सांसें हलक में अटकी रह गई और उस तांत्रिक के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। तभी उस आदमी का फोन रिंग होता है। फोन रिसीव करते ही वह वहां से उठकर कमरे से बाहर मेन गेट पर पहुंच जाता है। सामने से एक BMW की शानदार कार रुकती है और उस कार से एक औरत निकलती है। आंखों में गगल्स, ऑफिशियली ड्रेस, होठों पर रेड लिपस्टिक। बड़े ही समटने से वो शानदार मेंशन के अंदर जाती है और इसके पीछे वही आदमी। चलते चलते वह औरत उस आदमी से पूछती है, काम हो गया? यस मैम, बाबा अपना काम कर रहे हैं, बस थोड़ी ही देर में खत्म होने वाली है। वह आदमी उस औरत के पीछे पीछे भागता हुआ बोलता जा रहा था। वह औरत एक लाइब्रेरी के कमरे में जाती हुई रुक जाती है। वह आदमी जल्दी से आगे बढ़ता हुआ लाइब्रेरी के बुक्स डोर को खोलता है। उसमें एक खुफिया दरवाजा रहता है। वह औरत दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है और बाहर से वह आदमी फिर से बुक्स डोर बंद कर देता है, जैसे वहां कोई और दरवाजा था ही नहीं। सामने बैठा वह तांत्रिक अभी भी मंत्र उच्चारण करता हुआ आहुति दे रहा था। उस औरत को देखकर उस तांत्रिक के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। आ गई तुम, कार्य चरम पर है। हमारे योजना अनुसार ही कार्य संपन्न होगा। बहुत जल्द हम अपनी योजना में सफल होने वाले हैं। हमारी वर्षों की मेहनत अब कुछ ही क्षणों में पूर्ण होगी। वो तांत्रिक बिना उस औरत को देखे ही कहता गया। हम चंद्र ताबीज तक कब तक पहुंचेंगे? वह औरत उस तांत्रिक से कहती है, बहुत जल्द, बस एक बार वो दोनों रोशनी महल में प्रवेश कर जाए और अपने अतीत से अवगत हो जाए, फिर हमें चंद्र ताबीज तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वह तांत्रिक उस औरत से कहता है और दोनों के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। वो औरत अब वापस लौट जाती है और उसके पीछे पीछे वही आदमी। वो औरत अब अपने कमरे में जाती हुई कुर्सी पर बैठ जाती है। उसे कमरे में जाता देख वो आदमी दरवाजा बंद कर देता हुआ वापस लौट जाता है। कुर्सी पर बैठे हुए वो औरत के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट रहती है। बस और कुछ देर, फिर वह चंद्र ताबीज भी मेरी होगी और अथर्व सिंह बेदी भी मेरा होगा। कहते हुए वह औरत एक झरोखे के पास जाती है और वह पर्दा हटा देती है। बहुत साल इंतजार किया है मैंने, बस अब और नहीं। वो सब कुछ अब मैं हासिल करूंगी जो मेरा था। मेरा आद्वेद अब मेरा होगा हमेशा के लिए, और वह चंद्र ताबीज भी। वो उस झरोखे को छूते हुए कहती है जिसमें अथर्व की तस्वीर लगी हुई थी, और उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। यहाँ अथर्व और विविधा महल के अंदर थे। वह महल के चारों ओर देखते हैं। महल में अब रोशनी न मात्र की थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अथर्व अपनी फोन की फ्लैश लाइट ऑन करता हुआ चारों ओर देखता है। तभी विविधा उससे कहती है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, हम आगे कैसे जाएंगे? यहाँ तक जिसने भी पहुँचाया है आगे भी वही लेकर जाएगा। अथर्व विविधा से कह ही रहा था कि महल के मशाल अचानक जल उठते हैं और महल रोशनी से भर जाता है। विविधा हैरान रह गई, ये क्या था? अचानक से रोशनी अपने आप कैसे जल उठी? कहा था न, जिसने भी यहाँ तक लाया है हमें वही आगे भी लेकर जाएगा। अथर्व ने कहा, पर कौन हो सकता है? विविधा अथर्व से कहती हैं, पता नहीं, शायद आगे चलकर पता लग जाए। कहते हुए अथर्व और विविधा आगे बढ़ रहे थे। वह दोनों महल के चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। बाहर से महल जितना बड़ा और भयानक था, अंदर से उससे भी ज्यादा बड़ा और डरावना था। 200 साल पुराना होने पर उस महल की दीवारें जर्जर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी टिकी हुई थी। टूटी दीवारों पर भी झाड़ीदार पेड़ उग गए थे और उसकी लताएं महल की ऊपरी दीवारों को छू रही थीं। विविधा आगे बढ़ रही थी जैसे उसे महल के हर हिस्से, हर कोने से वाकिफ हो।
अथर्व उसे रोकता भी है। विविधा आगे मत बढ़ो, अंधेरा है, गिर जाओगी। आप हमें नहीं पकड़ सकते राजकुमार, क्योंकि हम आपकी पकड़ में नहीं आने वाले। कहते हुए विविधा आगे बढ़ रही थी, उसे खुद भी नहीं पता कि वह क्या बोल गई। ये क्या कह रही है विविधा? क्या हो गया इसे? विविधा रुक जाओ। अथर्व विविधा हाथ पकड़े उसे रोकता है। कहाँ जा रही थी तुम अंधेरे में? तुम्हें पता है न यहाँ कितना अंधेरा है, और खतरा भी कुछ हो जाता तो। अथर्व के झकरोने पर विविधा अपनी तंद्रा से बाहर आती हैं। मैंने क्या किया? मैं तो आराम से चल रही थी। अच्छा, तो तुमने कुछ नहीं किया। मैं कितना तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हें तो जैसे महल का चपा चपा जानती हो। और क्या कह रही थी तुम? राजकुमार? कौन राजकुमार? कहाँ का राजकुमार? अथर्व विविधा पर गुस्सा करते हुए कहा। मैंने कब कहा ऐसा? मुझे कुछ नहीं पता, और आप न बिना सींचे समझे मुझे डांटा मत कीजिए। विविधा अथर्व के डांटने से उदास हो जाती है। अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी, लेकिन मेरे साथ ही चलना, ओके? अथर्व विविधा से प्यार से बात करता है, तभी विविधा हंस पड़ती है। तुम हंस क्यों रही हो? मैंने कोई जोक मारा है क्या? अथर्व विविधा को हंसते हुए देखकर कहता है। वो एक्चुअली आप मुझे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। अच्छा, बच्ची तो हो तुम, कहीं गुम हो जाती तो। ये महल भी तो कितना बड़ा है, अथर्व ने महल को देखकर कहा। पर मुझे न जाने क्यों ये सब कुछ बिल्कुल जाना पहचाना सा लगता है, जैसे मैं यहाँ के रास्ते और एक एक चीजों से वाकिफ हूँ, जैसे मैंने इस पल को पहले भी जिया है। विविधा महल को देखती हुई कहती है। हो सकता है तुमने अपने सपनों में ये सब देखा होगा, पता नहीं, पर यहाँ बहुत कुछ अजीब है जिसे हम न देख पा रहे हैं और न समझ पा रहे हैं। विविधा ने सोचते हुए कहा। आगे चलते हैं, शायद कुछ समझ आ जाए। अथर्व विविधा से कहता है, और वह दोनों महल के गलियारों से गुजरते हैं। महल के गलियारों से वो एक हॉलनुमा जगह पर पहुंच जाते हैं। वो हॉल इतना बड़ा था कि वहां 1000 लोग शामिल हो जाए। ये जगह कितनी बड़ी है! ये तो महल के अंदर ही महल दिखाई दे रही है। विविधा अथर्व से कहती हैं। हाँ, ये जगह राजा चंद्रभान प्रताप सिंह की बैठक की होती थी। अथर्व एक जगह रुकते हुए कहता है। अथर्व विविधा उस जगह को गौर से देखते ही है कि तभी अचानक से जोर की हवा चल पड़ती है। अचानक से क्या हो गया? इतनी तेज हवा कैसे आ गई? विविधा तेज हवा के वेग से पीछे हटती जाती हैं। कुछ देर पहले तक तो ठीक था, अचानक से तेज हवा, और वह भी महल के इतने अंदर में कैसे आ सकती हैं? अथर्व को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मौसम में इतनी परिवर्तन कैसे हो गया। अथर्व को हवा की वेग धकेलती जाती वह पीछे हटते हुए एक कमरे के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। विविधा, यहाँ आओ, हम इस कमरे के अंदर जाते हैं जब तक तूफान कम नहीं होती। अथर्व और विविधा उस कमरे में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। उफ, पता नहीं अचानक से मौसम को क्या हो गया। फिलहाल कुछ देर के लिए हम यहाँ रुक सकते हैं, बाहर का तूफान कम हो जाए फिर हम निकल जाएंगे। अथर्व दरवाजा बंद करते हुए विविधा से कहता है। विविधा उस कमरे को चारों ओर देखती है, वहां बहुत सारी सफेद पर्दे लगे हुए थे जिनमें धूल से काले पड़ चुके थे। ये सब क्या है? विविधा उस कमरे में रखी धूल भरी कपड़ों को देखकर कहती है। शायद कुछ सामान होंगे, इसलिए उन्हें सेफ रखने के लिए कपड़े से कवर कर दिया होंगे। वैसे भी यहाँ का अधिकतर सामान तो जला हुआ लगता है। अथर्व विविधा से कहता है, लेकिन विविधा अभी भी उन सारे कवर किए गए चीजों को देखती है। जो आधी जली हुई थी उनमें में से साफ देख पाना मुश्किल था। विविधा से रहा नहीं गया और वो उन आधी जले हुए कपड़ों को हटा देती है जिसमें से कुछ तस्वीरें रहती है। ये तो तस्वीरें हैं, पर धूल और जलने की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रही। हाँ, और इस कमरे में तो मसाल की आग भी नहीं है। अथर्व विविधा से कहता है। विविधा कुछ सोचती हुई अथर्व की ओर देखकर कहती है। आपके पास लाइटर होगी? विविधा थोड़ी झेपते हुए कहती हैं। अथर्व अपने होंठ भींच लेते हुए कहता है। हाँ है। विविधा फीकी सी हंसी हंस पड़ी। अथर्व जेब से लाइटर निकालकर विविधा को देता है। उसे शर्मिंदा होने लगी। वह दरअसल मूड ठीक करने के लिए कभी कभी इट्स ऑक, अगर आप अपना मूड ठीक करने के लिए लाइटर नहीं रखते तो ये आज हमारे काम कैसे आती?
विविधा अथर्व को एम्बेरस होते देख उसे कहती है, जिससे अथर्व के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। विविधा उस तस्वीर को साफ करती हैं, जिस पर बहुत काली धूल जमी हुई थी। थोड़ी बहुत साफ हो जाने पर लाइट से उस तस्वीर को देखती हैं। ये तो जली हुई है और इसमें ठीक से समझ पाना भी मुश्किल है, पर देखा जाए तो किसी राजा की तस्वीर लग रही है। अथर्व तस्वीर को देखकर कहता है, हाँ, शायद राजा चंद्रभान प्रताप सिंह की। विविधा तस्वीर को गौर से देखते हुए कहती है, पर तुम्हें कैसे पता? अथर्व विविधा से कहता है, जो इस समय उसकी नजर तस्वीर पर रहती है। पता नहीं, लेकिन मुझे जानी पहचानी सी लगी और ये राजमुकुट देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। विविधा ने अथर्व से कहा। अथर्व अब दूसरी तस्वीरों को देखता है। विविधा को जानने की अब तलब जाग उठी थी। वह एक एक सभी तस्वीरों को साफ करते हुए देखती हैं और आखिर में 3 तस्वीर बचे थे। विविधा उनमें से एक तस्वीर पर लगी धूल साफ कर रही थी, तभी अचानक से उसके हाथ रुक गए। वो तस्वीर काफी जली हुई थी, लेकिन उस तस्वीर जो शख्स था उसकी आंखें उसे किसी की याद दिला रही थी। वह पीछे मुड़कर कभी अथर्व को देखती है तो कभी उस तस्वीर को। विविधा अब जल्दी जल्दी उस तस्वीर को साफ कर रही थी और अंत में उसके होश उड़ जाते हैं। विविधा को इस तरह खड़ा हुआ देखकर अथर्व उससे कहता है, क्या हुआ विविधा? विविधा अथर्व को वह तस्वीर दिखाती है। आप इस तस्वीर में कैसे हो सकते हो? जिस तस्वीर को विविधा अथर्व को दिखाती है वह और कोई नहीं अथर्व रहता है। वही चेहरा, वही आंखें, वही रंग रूप, हाथों में तलवार, राजघराने की पोशाक में अथर्व खुद को देख यकीन नहीं कर पा रहा था। उन दोनों का विश्वास कर पाना मुश्किल होता जा रहा था, पर आंखों देखी सच्चाई को वो झूठला नहीं सकते थे। अब विविधा उन बाकी तस्वीरों को भी देखने लगी जिसके एक तस्वीर पर हाथ लगता है। अब हैरान होने की बारी विविधा की थी। उसे खुद की ही आंखों पर अब विश्वास नहीं हो रहा था। विविधा खुद को उस तस्वीर में देखती है। वही चेहरा, वही नैन नक्श, हाथ में एक छोटी सी चिड़िया लिए उसकी ये तस्वीर बहुत ही मासूम सी लग रही थी। विविधा की आंखों में आंसू आने लगे। तभी अथर्व विविधा के पास पहुंचता है और उसके चेहरे पर भी वही हाव भाव रहते हैं जो विविधा के थे। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहें। चैनल पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।